नमस्कार। इजी लर्निंग ट्री जूनियर में आपका स्वागत है। आज सुनिए ममता कालिया की लिखी कहानी आजादी। बहुत लाड करती थीं दादी मेरा। कोठरी आंगन पार करती हुई मैं आई और दादी की पीठ पर झूल गई। दादी, मन नहीं लग रहा, जाएं खेल आएं। दादी ने अपनी उंगली से 1.25 तोले की चमचमाती अंगूठी उतारी और छत की मोटी नाली में, जिसमें से बरसातों में परनाला गली में पड़ गिरता था, फेंक दी। मुझसे बोली, जा ढूंढ कर ला तो जानू। मैं कूदती सीढ़ियां उतर गई। नीचे गली की नाली में पानी के बहाव से अंगूठी आगे भागी जा रही थी। मैं नाली के साथ भागती गई। 7 घटिया की नाली, अंगूठी पाना हंसी, खेल नहीं था। हांफते हांफते निचाई तक पहुंची तो अंगूठी जमीन तले के गटर में गायब हो चुकी थी। जिस तेजी से गई थी उसी सुस्ती से लौटकर छत पर पहुंचकर मैं बिसूरी, दादी अपनी एक टांग पर उठकर आई, खबरदार जो रोई। फिर पास आकर गोद में उठाकर कहा, आज तेरे बाबा आएंगे तो फिर नाप दे दूंगी। मैं खुश हो गई। 5 साल की थी ना, इसलिए यह पता नहीं चला कि पहली बार ही बनवाने में बाबा को कितनी मुश्किल आई थी और साल भर तक घर के हर खर्चे का हिसाब लगाते समय बाबा उस अंगूठी की कीमत बताया करते थे। इसी पर एक दिन दादी ने गुस्से में अंगूठी चूल्हे में डाल दी। लो, ठंडक पड़ी तुम्हारे अंदर, लो, यह लो और लो, कहती हुई दादी अपनी चूड़ियां, कड़े और लच्छे भी आग में झोंकने लगी थीं कि मां ने पीछे से उन्हें थाम लिया। मां से इसीलिए चिढ़ती थीं दादी। मां ने बीच बचाव किया नहीं कि दादी का पारा गरम। फिर दादी पता नहीं क्या क्या बकने लगती। उन्हें रांड हरामजादी कहने के साथ साथ बाबा की पतुरियां कह डालती। तब बाबा तख्त से उठकर आते और दादी को एक लात मारकर घर से बाहर चले जाते। घर एकदम सन्न रह जाता। दादी न रोती न चीखती, बस सतर अपने तख्त पर बैठ जाती। उनकी शक्ल कुछ अजीब ढंग से सख्त हो जाती। वे अपने दाएं हाथ का पंजा बार बार फैलाती, सिकोड़ती, फिर एक टांग पर उठकर मां की कोठरी के सामने होकर मुनादी करती, आज चूल्हा नहीं जलेगा बहू, खबरदार जो चौके में घुसी। मां ने भी उन्हें जलाने की कसम खाई हुई थी। उनकी इस घोषणा के साथ साथ मां छींके पर से आलू उतार कर काटने लगती। दादी एक बार फिर गालियों की बौछार करती हुई मुझे मां के पास से छीनकर पूजा वाली कोठरी में आ जाती। मैं उनका धचक धचक चलना देखती और मजा लेती। दादी के गुस्से के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता था कि अगर वे पूजा घर में आकर धूप जलाएं तो समझो गुस्सा उतरने ही वाला है। फिर मैं धीरे से पूछती, दादी पान खाओगी? और बस दादी की घर भर से सुलह हो जाती। दादी के पान चौके में रखे पानी के बड़े तमेड़े में पड़े रहते। सुबह सुबह छिद्दू पान दे जाता और मैं कैंची से काट कर लंबी कतरने बना देती। दादी का कहना था, मुझसे पहले इस घर में कभी किसी ने उन्हें पान लगाकर नहीं खिलाया। मैं तमेड़े में से पान की एक कतरन लेकर चौके के आले से पानदान लेती और सीधे हाथ की पहली उंगली से उस पर छूना, कथा लगाती, सुपारी का चूरा रखती और पीली तंबाकू की 5 पत्तियां। कभी कभी पान लेकर जाने के सिलसिले में कतरन में से एक आध पत्ती या सुपारी खिसक जाती। दादी झट पहचान जाती, आज हमारे लट्टूर बाबा पान बनाना भूल गए। मैं पूछती, दादी क्या कम है? चूना, कथा? नहीं। सुपारी? नहीं। फिर पत्ती? और मैं पत्ती लेने रसोई में भागती। कभी दादी नहाने को गुसलखाने में घुस जाती तो मेरा वक्त न कटता। मैं गुसलखाने की मोरी में झुककर झांकती और उसी में से बातचीत शुरू हो जाती। दादी, कितनी देर लगाओगी? अभी तो मैं पैर रगड़ रही हूं, बिना ठहरे में कहती। और अब क्या कर रही हो? दादी जवाब देती, फिर मैं सवाल करती, फिर वे जवाब देती। मेरा नया सवाल हाजिर होता। जब मोरी में से साबुन का झागदार पानी निकलता तो मैं ताली पीटती, आहा हा, दादी जी नहा चुकी, आहा हा। अगर मां आंगन में होती तो मुझे देख देख कर दांत पीसती। आना रात को मेरे पास, अच्छी तरह बताऊंगी। रात को दादी के पास सोने में मुझे डर लगता था। सोने से पहले वे बाबा के पैर दबाती थीं। कभी
कभी मैं सो जाती और बीच रात में पेशाब के लिए आंख खुलती तो देखती दादी तब तक पैर ही दाब रही हैं। मैं कहती, दादी सो जाओ। दादी लंबी सांस लेती, मैं तो अब लकड़ियों में ही सोऊंगी, ये मरे पैर मेरा दम ही खींच लेंगे किसी रोज। और बाबा, जिन्हें अनिद्रा की पुरानी बीमारी थी, चीख पड़ते, ससुरी हमें गाली देती है, एक टांग भगवान ने ले ली, एक हम तोड़ देंगे, समझी। दादी, बाबा की लड़ाई में मैं बहुत अकेली पड़ जाती। दादी तड़ातड़ जवाब देती रहती थीं। फिर बाबा उठकर उन्हें दो एक धौल जमाकर मुंह फेर कर लेट जाते। मैं इसीलिए मां के पास सोती थी। मां रात में मेरा गाल नोचते हुए घुड़कती, आई बड़ी दादी की मनैती, पढ़ना न लिखना, दिन भर चुअरियों की तरह उसके कामों में लगे रहना। उसका क्या है, उसका क्या है, उसकी मां कुंजड़न थी, वह तो पनवाड़न लगती है, तू भी पनवाड़न बनेगी। और दिन में अगर किसी बात पर मैं मां से रूठ जाती तो ये सब बातें दादी तक पहुंचा देती और दादी का संवाद शुरू हो जाता। हाँ हाँ, हम कुंजड़न की बेटी ही, पर तुम कोई कलेक्टर की जाई नहीं हो। तुम्हारा बाप भी वहीं पर चूनिया रहा, तराजू लिए लिए चल बसा। क्रियाक्रम में 20 आदमी न जुड़े। मां मेरी तरफ देखती और अंगारा बन जाती। मैं उस दिन दादी का आंचल न छोड़ती। उस रात फिर मेरी पिटाई होती। बचाव के लिए मैं जोर जोर से रोना शुरू कर देती। दादी अपने कमरे से पुकारती, मुन्नी मुन्नी, री बहू, मेरे लटूर बाबा को हाथ न लगाना। हाँ, बाल मेरे बहुत छोटे छोटे थे। दिन में 3 बार दादी कस कस कर छोटी करती और कलाया बांध देती, पर मेरे बाल फिर आगे पीछे से निकलकर आंखों पर बिखर जाते। नाम मात्र को कलाया बंधा रह जाता, इसलिए दादी ने मेरा नाम लटूर बाबा रखा था। मेरे और भी दर्जनों नाम थे। दादी कहती, डॉक्टर मुन्ना लाल, जरा मेरा छुनछुना गरम कर दे बेटा। मैं चौके में जाकर वह कटोरा उठाती जो घी और हल्दी से हमेशा पीला रहता था। फिर दादी उसमें एक कलछी घी, हल्दी और पिसी हुई सौंठ डालकर चूल्हे पर चढ़ा देती। उसका छुन 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 छुनाना मुझे बड़ा अच्छा लगता। जब हल्दी नारंगी रंग की हो जाती तो मैं चिल्लाती, दादी छुनछुना तैयार है। दादी संडासी से उतारकर मेरे सहारे से धचक धचक चलती हुई कमरे में आ जाती। मैं उनके सामने घुटने सिकोड़ कर बैठ जाती। दादी अपनी सूखी पतली लौकी जैसी टांग के पंजे में बंधे रूअड़ के पुलिंदे पर से पट्टी उतारती और रूअड़ हटाकर देखती। इस पैर का छोटा सा पंजा था, मेरे हाथ बराबर, और उसकी छोटी छोटी झुड़ी उंगलियों में नाखून नहीं थे। दादी दोनों हाथों से पैर थाम कर कहती, अरे राम रे, बड़ी टीस होती है चलते चलते। मैं पूछती, दादी कब ठीक होगी तुम्हारी टांग? दादी रुई से पंजे पर हल्दी सौंठ लगाती, जब मेरा लट्टूर बाबा डॉक्टर मुन्ना लाल बनेगा तब। और मैं निश्चय कर लेती कि छप्पर वाली गली के नुक्कड़ पर बैठने वाले डॉक्टर मुन्ना लाल से भी बड़ी डॉक्टर बनूंगी। सबसे पहले दादी की टांग ठीक करूंगी, फिर अपने बाल, फिर बानू की गुड़िया, फिर मेरी समझ में ये सब काम डॉक्टर के ही करने के थे। दादी टांग की पीड़ा भूलने के लिए कहती, मुन्नी री कहानी सुनेगी। कौन सी? दादी, वह सुनाओ चतुरकोए वाली। दादी की कहानी शुरू हो जाती। सावन में घर के बाहर वाले छप्पर में झूला पड़ जाता। हम सब छोटी बड़ी लड़कियां एक दूसरी को झोंटे दे देकर झुलाती और गाती, शिवशंकर चले कैलाश, बूंदियां पड़ने लगीं। गौरी जी ने बोई हरी हरी मेहदी, तो शिव जी ने बोए दई भंग, बूंदियां पड़ने लगीं। कभी कभी दादी मुझे झुलाती और अपना प्रिय गाना सुनाती। बाग में पपीहा बोले, मैं जानू कोई आया रे मेरा बब्बू बेटा। 100 चीजें लाया रे, बाप को चद्दर, माँ को धोती, मुन्नी को चूड़ी लाया रे, बहन की तियर भूल आया, 100 नाम धराया रे। बाग में पपीहा बोले, घर में जिसको जिस चीज की जरूरत होती, गाने में उसी के अनुसार रद्दो बदल होती रहती। बब्बू बेटा सबके लिए फितूरी, दुशाला, सूटर, चप्पल और न जाने क्या क्या लाते रहते, बस बुआ की चीजें भूलते जाते। माँ सारा दिन काम करती और बड़बड़ाती और सोते समय भी। मैं पूछती, ये तुम सारा दिन क्या बोलती रहती हो माँ? कुछ सुनाई भी नहीं देता ठीक से।
मां दांत पीसती, तुझसे मतलब, तू सारा दिन उसके चील कोए उड़ाया कर। बाबू आगरा में पढ़ते थे। जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, मैंने देखा बाबू जब आगरे से लौटते, मां रात में देर तक उनसे झगड़ा करती, हमारी मिट्टी क्यों खराब की ब्याह करके, या हमें ले चलो या यहीं अपने हाथ से खत्म कर दो। हमसे नहीं होती सारी उम्र बुढ़े बुढ़ी की टहल फिकिर। सारा दिन ऐसा लगता है जैसे तख्त पर दो मेंढक बिठा दिए हों। बाबू गुस्सा हो जाते, गाली गलौज उन्हें पसंद नहीं थी। गुस्से के मारे अपनी खटिया खींचकर दूर कोने में ले जाते। बाबू के आने पर दादी इतनी खुश हो जाती कि लगता वे बिल्कुल ठीक हो गई हैं। न उनका पैर दुखता है, न आंखें पनियाती हैं। उस दिन वे अपने हाथ से खाना बनाती और सामने बैठकर खिलाती। मैं सोचती, बाबू जल्दी जल्दी आया करें तो कितना अच्छा हो। एक बार बाबू आगरे से लौटने पर टीन का एक कंघा लाए। घर आने पर दादी ही उनका बक्स खोलती थीं। कंघा निकालकर बोली, मेरे लिए लायो। बाबू सर खुजाने लगे। अम्मा रास्ते में बाल बिगड़ जाते हैं हवा से, यही मारे ले आयो। दादी ने चुपचाप कंघा वापस रख दिया। जब बाबू चले गए तो एक दिन मैंने देखा मां उसी कंघे से बाल संवार रही हैं। मैंने फौरन जाकर दादी से कहा। दादी तख्त पर से उठकर आईं, खस्म से लेकर इतरा रही है, ये छिछोरापन या न करियो। हम भी कहें छोरा का दिल क्यों रत्ती रत्ती हो जाए है मां को देने के नाम पे। दादी सारा दिन कुपित रहीं। मां जहां खड़ी होती उनके पीछे घुड़कने लगती। चिट्ठी लिखी थी बड़के को, हमसे कहती तो कंघा न मिलता। रोज पत्तियां काढ़ा करेगी का। मां ने कुछ नहीं कहा। बाल बांधकर विजयी मुस्कान के साथ कंघा आले में रख दिया। शाम को दादी ने मुझसे कहा, मुन्नी जरा वह कंघा तो उठा ला। हम दोनों उस समय छत पर बैठे थे। मैंने नीचे जाकर आले में से कंघा लाकर दे दिया। दादी ने झट कंघा उस मोटी नाली में डाल दिया जिसमें से बारिशों में परनाला पड़ पड़ गिरा करता था। मैंने मचल कर कहा, दादी ढूंढ कर लाऊं। दादी ने आंख दिखाई, पैर तोड़ देंगे, खबरदार। घर में 2 लोगों से दादी की बिल्कुल नहीं पटती थी। हम थे कुल 4। मैं बड़ी फूली फिरती थी, दादी की चहेती जो थी। मां से निपटने के बाद बाबा का नंबर आता था। छत की दीवार से जुड़ी, लेकिन घर के बाहर जो कोठरी थी उसी में दुकान थी। मेरे मन में दुकान को लेकर हमेशा कौतुक बना रहता था। दुनिया भर का सामान बाबा उस छोटी सी दुकान में रखते थे। दादी कभी हल्दी कभी दाल के लिए मुझे दुकान की तरफ रवाना कर देती। मैं पहले झिर्री में से झांक कर देखती, बिल्कुल बाइस्कोप का मजा आता। बोरों के पीछे चूहों की धमा चौकड़ी कभी दिख जाती तो दिन दिलचस्प हो जाता। फिर मैं दुकान के सामने वाले दरवाजे पर जाकर बाबा से चीज की फरमाइश करती। बाबा खाली बैठे होते तो भी एक बार मना जरूर करते, चल भाग, दुकानदारी न खराब किया कर सुबह सुबह। मैं फिर भी न जाती, वहीं फ्रॉक समेट कर बैठ जाती। तब पिंड छुड़ाने के लिए बाबा पुड़िया बांधकर मेरी तरफ फेंक देते। दादी को यह सब पसंद नहीं था। बाबा दुकान से काफी हुज्जत के बाद एक दिन का सामान निकाल कर देते थे। अगले दिन फिर वही खींचातानी। दादी ने कई बार कहा कि तराजू से तौलकर सेर पक्की दाल और पंसेरी चावल अलग रख दें, पर बाबा इसे फिजूल खर्ची मानते थे। वे कहते, ज्यादा दिखेगी तो ज्यादा उठेगी। एक बार तो वे काली मिर्च की डिबिया चौके से उठाकर ले गए कि ये 8 रुपये की बिक जाएगी। हम लोग कभी कभी विश्राम घाट जाते थे। वहां औंधे पड़े कछुए देखकर मुझे डर लगता और मजा भी आता। दादी उन्हें छू छू कर दूर भगा देती और देर तक नहाती। वहां उनकी कुछ एक सहेलियां मिल जाती। कपड़े बदलते, माला फेरते, दुनिया जहान की बातें कर ली जाती। ऐसी बातचीत के दौरान ही दादी को मनसा ने बताया कि डैम्पियर पार्क में एक बड़ा लायक डॉक्टर आया है। वकीलनी की टांग ऐसी ठीक की है कि कल तक बिस्तर पर हाय बहाय चिल्लाने वाली वकीलनी आज दगड़ दगड़ करती फिर रही है। दादी सुनकर बहुत खुश हुई। आज जमुना मैया ने हमारी सुन ली, हम अभाल ये अभी हाल जाएंगे वहां। जितनी तेज वे चल सकती थीं, उतनी तेज चलती हुई वे घर आईं और बिना सुस्ताए सीधी बाबा की दुकान पर खड़ी हो गईं। अजी, डैम्पियर पार्क में एक बड़े डॉक्टर आए हैं, हमें दिखाए लाओ।
बाबा को बात पसंद नहीं आई। का भयो है तो है। दादी को गुस्सा आ गया। तुम हमारी दूसरी टांग भी तोड़ दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बाबा बोले, अच्छे डाकघर की फीस भी अच्छी होगी। का फायदा? तुम्हें कौन ब्याह रचाना है? मर्ज और कर्ज समय पाकर जाते हैं बब्बू की मां। डाकडरन की चीर फाड़ से तो या जन्म भी खराब व जन्म भी खराब। दादी दुकान से हट आई। मैंने दोपहर में कहा, चलो दादी, चुपके से डॉक्टर को दिखा आए। दादी कुछ नहीं बोली, बस मुझे कसकर छाती से लगा लिया। उस दिन के बाद से उन्होंने पैर में छुनछुना लगाना भी बंद कर दिया। पता नहीं क्यों दादी को अगर फोड़ा फुंसी निकलती तो वह जल्दी ठीक नहीं होती थी। वह धीरे धीरे फैलती जाती, फिर उसमें मवाद पड़ जाता। दादी आंगन के नीम की पत्तियां पीसकर उस पर बांधती, पर फोड़ा बहुत दिनों के बाद ठीक होता। अब तो उन्होंने यह सब भी बंद कर दिया था। मां कभी दादी के पास नहीं बैठती, काम में लगी रहती, और जब काम न करती होती तो अपनी कोठरी में आंखों पर हाथ रख कर पड़ रहती। मैं जाकर पूछती, मां क्या बात है, थक गई हो? वे कुछ न बोलती। मैं कहती, कहां दर्द है, लाओ दबा दूं। मां मेरा हाथ झटक देती, जा भाग उसी के पास। एक बार बाबू आगरे से लौटे। उनके बक्से में से कुछ लड्डू निकले, सूख गए थे लेकिन स्वादिष्ट। बाबू ने सबको एक एक दिया। हमारे कॉलेज में बंटे थे। आजादी मिल गई, उसी खुशी में 15 अगस्त को बांटे गए। दादी चौंक उठी। का मिल गयो है आजादी। आजादी, अब हम गुलाम नहीं रहे, हमारा अपना राज हो गया। गांधी बाबा ने सुराज दिला दियो है। अब का होगो? होगो का? इतनी बड़ी बात है, तुम समझ ही नहीं रही हो तो का करें? सबको आजादी मिल गई अब। मैं बिना समझे ताली बजाने लगी। आहा जी, आहा जी, आजादी मिल गई आहा जी। दादी अचंभे से बोली, सबों को मिल गई? हां हां। उन्होंने एक लंबी सांस खींची। हमें ना मिलो गांधी बाबा, नहीं तो वाह से कहती एक कठो फितूरी दिलाए दें। आजादी का कहा करें, न ओढ़बे की चीज न बिछाबे की। बाबू खिन्न हो गए। तुम्हें कुछ भी समझाना बड़ा मुश्किल है अम्मा। दादी ने अपना लड्डू थोड़ा सा छक कर मुझे ही दे दिया। मां ने अपने हिस्से का लड्डू अन खाया, रसोई की पड़हरी पर रख दिया। जहां नजर पड़ते ही चील की तरह झपट्टा मार मैं उठाकर खा गई। बाबू इस बार घर पर पूरे वक्त बस पढ़ते ही रहे। मेरे लिए भी एक किताब लाए थे और सुबह सुबह पढ़ाते थे। जब मैं जल्द समझ लेती तो मां की ओर देखकर कहते, मुन्नी की बुद्धि में कोई खोट नहीं, बस निचावली नहीं बैठती, यही मुश्किल है। बाबा घर में होती चहल पहल से बेखबर अपनी दुकान में गद्दी पर बैठकर गल्ला गिनते रहते। एक दिन ब्यालू के बाद बाबू से बोले, बब्बू, तेरी पढ़ाई खत्म भय वाली है, दुकान गद्दी संभालो अब। मैं बहुत थक गया हूं। बाबू सन्न रह गए। बाबा बोले, आखिरी साल है न जे? हाँ बाऊजी। तो बस इस बार तुम हिसाब किताब समझ लो। दिवाली पर बही खाता बांट, तराजू तुम ही पूजियो आय के। दुकान पर बैठने के लिए तो मैं MA नहीं कर रहा हूं बाऊजी, मैं जोरों से नौकरी ढूंढ रहा हूं, पास होने तक मिल ही जाएगी। बाबा एकदम भड़क गए। नहीं बैठेंगे का मतलब? का इसीलिए तोए पढ़ायो है कि तू पढ़ लिख कर कुर्सी तोड़े? ससुरी फीस भरी है जन्म भर, मर मर कर पढ़ायो है कि लोगों के सामने छाती ठोंक कर कहें, देखो मेरा छोरा 16 क्लास पढ़ो है। बाबूजी दबी जुबान में बोले, लेकिन मैंने तो बूढ़ा तोलने के लिए पढ़ाई नहीं की। मोपै नायम तेरी फीस के रुपए, चाहे जाकान सुन चाहे वाकान। पिछला रुपया भी मुझे लौट आल दे, जो अपनी मैया को दूध पिए हो। दादी बीच में बोली, अभी उम्र का है, फिर नौकरी करेगा तब और रुपए घर में आएंगे। चुप रह, तोए का समझ है, कल को अलगोजा हुआ तो पैसा अपने बटुए में रखेगो कि नहीं? इतनी दूर की कौड़ी दादी को नहीं सूझी थी। चाहती तो वे भी थीं कि बाबू उनकी आंखों के सामने रहें, लेकिन इस वक्त वे चाहती थीं कि बाबू के आने पर घर में सब राजी खुशी रहे, लड़ाई झगड़ा न हो।
इसी वजह से वे मां को भी बार बार कहती थीं, हंसी खुशी से काम किया कर, सूजो हुओ भौंडो बब्बुए जरा पसंद नहीं। मां तमक कर कहती, हमें तो बंसी वाले ने ऐसा ही बनाकर भेजा है, ऐसे ही रहेंगे, शक्ल उधार कहां से लाएं। बाबू भुनभुनाते घर में घूमते रहे। अजीब किस्सा है ये, पढ़ लिख कर भी बांट, तराजू से सिर फोड़ो। पढ़ने का क्या फायदा अगर अपना रास्ता चुनने की आजादी न हो। दादी ने सुनकर उसांस भरी, तो ये तो फिर भी कछू है, मोए देख, ये इतनो बड़ो फोड़ो है पीठ पे, पर तेरे बाबू जर्राह के नहीं ले जाते। रे बब्बू, तेरी नौकरी लगे तो सबसे पहले मोए डाक दर के ले चलियो। बाबू बोले, तुम मेरे पास ही रहा करना अम्मा। पीठ के फोड़े में चीरा लगाना था। चीरा लगाने के जर्राह 7 रुपये मांग रहा था। जब जब फोड़े का मवाद दर्द के चपक्के मारता, दादी कराहती हुई जर्राह से जाकर हुज्जत कराती। जर्राह कभी टस से मस न हुआ। दादी दुखी होकर कहती, अच्छी आजादी आई, मरे चीर फाड़ के भी रुपये लगने लगे। पहले यही जर्राह एक सेर गुड़ लेकर चीरा लगावे था। बाबा ने समझाया, अरे मैं तो कहूं इसे बिल्कुल न छेड़, पुलटिस बांधे जा, ससुर आपई फूटेगो। फोड़ा नहीं फूटा। धीरे धीरे सारे शरीर में मवाद फैल गया। तख्त पर लेटे लेटे कराहती, किसी से कुछ न मांगती न पूछती। गली की पाठशाला में मेरा नाम लिखवा दिया गया था। नई सहेलियों, नई किताबों में मैं मशगूल हो गई। फिर भी सुबह स्कूल जाने से पहले और स्कूल से लौटने पर सबसे पहले मैं दादी के पास ही दौड़ी आती। दादी, मैं स्कूल जा रही हूं। दादी, मैं आ गई। दादी मेरे सिर पर हाथ फेर कर मुझे चूम लेती। 2, 3 और 4 का पहाड़ा दादी के पास बैठकर ही याद किया था मैंने। याद कर मैं उन्हें सुनाती, वे आंखें बंद करके सुनती रहती। एक दिन स्कूल में सफेद कपड़े पहनकर आने के लिए कहा गया। सुबह 15 अगस्त का जलसा था। मैं मुंह अंधेरे नहाकर तैयार हो गई। स्कूल जाने से पहले दादी की कोठरी में गई। दादी, आज आजादी का दिन है, हम स्कूल जा रहे हैं, तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। दादी बोली, री मुन्नी, थोड़ी आजादी मेरे लिए भी ले आना, पुड़िया में बांध के। मैं हंस पड़ी। जनगण मन गाने के बाद बहन जी ने सबको लाइन में खड़ा करके बताशे बांटे। दोना भर बताशे थे, लेकिन हम लड़कियों को लग रहा था जैसे जुआ भर हों। कई लड़कियों ने तो उसी समय अपना हिस्सा चबा डाला। मैंने 2 बताशे मुंह में डाले और चूसती रही। घर आते होर मैंने सोचा आधे दादी के लिए रख दूंगी और दादी को आज जनगण मन गाकर सुनाऊंगी। कोठरी में जाकर मैंने पीठ के पीछे हाथ ले जाकर कहा, देखो दादी, मैं सच्ची मुच्ची आजादी लाई हूं, पुड़िया में बांध कर। यह क्या? दादी न हंसी न बोली, न मेरी तरफ करवट ली। मैं झपट कर दादी के पास पहुंच उन्हें हिलाने लगी। दादी आसानी से नहीं हिली। उन्हें वाकई आजादी मिल चुकी थी। आप सुन रहे थे ममता कालिया की लिखी कहानी आजादी।